बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अब हम वापस से जो है ना, हम सारी जो नेचर से करीब चीज़ें हैं उस तरफ अब हमारा जो रुझान है ना वो हो गया। पहले हम ज़रा नेचर से दूर हो गए थे, हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ चले गए थे। खाने पीने की भी चीज़ों में अगर आप देखें तो हम अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें ज़्यादातर जो है, अगर हमने किसी चीज़ के वाइटामिन्स लेने, मिनरल्स लेने, तो हम मल्टी वाइटामिन्स खा रहे होते हैं। हम जिसके घर चले जाएं, आप मोस्टली नोट कीजिएगा, अगर आपका कोई ऐसी आपकी सहेली वहेली, उनका कोई बेडरूम की तरफ आप चले जाएं और जाके उनका कमरा देख लें, तो साइड टेबल की जो ड्रॉज होगी वो भरी होगी मल्टी वाइटामिन से। नींद की गोली, ठीक है, सुबह अब पता नहीं कौन कौन सी जागने की भी गोलियां आ गई, ये भी मुझे नहीं पता था। अब सुबह जागने की गोली है, रात सोने की गोली है, मतलब वो हम कहते हैं ना सोने के बाद की गोली और उठने से पहले की गोली, ऐसी ऐसी आ गई हैं, हमें तो पता ही नहीं था इन बारों में। तो अब ऐसी चीज़ें जो हैं, अगर हम लग जाएं ऐसी आर्टिफिशियल वाइटामिन्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर, तो फिर तो हमारी बॉडी जो है ना इनकी मोहताज हो जाएगी। हम अब ये सोच रहे हैं कि सारी की सारी, आप देखें अगर सोशल मीडिया, तो उस पर सारे के सारे लोग आ गए वापस नेचर की तरफ। मतलब सुबह सुबह उठ के जो आपके तलवे हैं ना, उनको घास पे लगाना, घास पे चलाना, ठीक है, अब लोग ये कर रहे हैं। मैं आज सुबह बल्कि घर से बाहर निकली तो मैं देख रही थी कि जब वो माली हमारा जो है ना पानी वानी डाल रहा था, तो हमारे नेबर्स वगैरह जो थे वो सामने अपने ना ग्रास की घास में चल रहे थे, ग्राउंड की। तो मैंने जाके उनसे पूछा भी, मैंने कहा अंकल जी आप नंगे पैर चल रहे हैं, ठंड नहीं लग रही, सर्दी भी है लाहौर में? तो आगे से कहते हैं कि नेचर के करीब हो रहा हूँ बेटा, 50 साल का हो गया हूँ, नेचर के करीब हो रहा हूँ। अगर मैं नेचर से दोस्ती करूँगा, उसके करीब होऊंगा, तो फिर मेरी उम्र थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता रही थी कि जो जो लोग 40 के हो गए हैं, उनको अब सबसे पहले जो है ना एक्सरसाइज ट्रेनिंग की तरफ भी आ जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें और आपके जिस्म में थोड़ा सा मसल जो है वो काम करे और एक्टिव रहें, तो उसके लिए आपको जो है ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप ये भी नहीं करते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हिलजुल करें, एक्टिविटी करें, एक्टिव लाइफ अपना लें। अपने घर में कुछ ना कुछ काम करें, अगर बैठे हुए बाहर निकल के कोई वॉक करें, काम करें, एक्टिविटी करें, कोई ऐसी चीज़ें जिससे आपकी जिस्म में ना हिलजुल रहे। तो अब ये कुछ बातें थी सेहत से रिलेटेड, तो आप समझ तो गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक भी इसी सेहत के ऊपर है। आज हम बात करेंगे कि ये जो लिवर है इसका आपकी बॉडी में क्या रोल होता है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जो कुछ आपको समझ नहीं है, या कोई आपको टेंशन या कोई परेशानी है अपने लिवर को लेके, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर हामिद इलियास मसूद साहब हैं, होम्योपैथी में बहुत बड़ा नाम है इनका और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आज हमारे पास हैं आपकी रहनुमाई के लिए। तो हामिद इलियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज आप हमें बताइए कि लिवर का क्या काम है हमारी बॉडी में? लिवर हर ऑर्गन की हमारे जिस्म में अपनी अपनी हैसियत है, लेकिन लिवर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैसियत का हामिल है। इसने हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। अच्छा। और जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन इंटेस्टाइन्स और स्टमक में से होके जाती है वो फिर इसमें जाती है, और इसने वहाँ से सारा टॉक्सिन निकालना है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमारी बॉडी के अंदर मतलब छान पूरे का काम सारा लिवर कर रही है। करेगा। अच्छा। और ये देखें, अगर ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा तो टॉक्सिन बॉडी के अंदर ठहरेगा। अच्छा। और वो हमें बीमार करेगा। तो ये कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लिवर काम करना छोड़ देता है? अब देखें, सबसे ज़्यादा अब जो आजकल है कि तमाम बच्चे भी क्या और हमारी दूसरे घरों में प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा है, उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ें हैं, पराठे, लोग रोज़ पराठा अंडा रोज़ ये चल रहा है। हम खा सकते हैं लेकिन तरीके के साथ, भूख रख के खाएं, लेकिन ये नहीं कि रोज़ पराठा खाएं। यार हफ्ते 10 दिन में आप एक दफ़ा खा लो भाई, ठीक है। फिर वो जब दालों पे हम तड़के लगाते हैं फिर वो खाते हैं। हमारा जो खाना ही है सारे का सारा वो ज़्यादा यही घी और चिकने पे डिपेंड करता है। फिर हलवा पूड़ियाँ इस टाइप की चीज़ें जो हैं खाई जा सकती हैं। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि इसको हाथ ही ना लगाएं आप, लेकिन हर चीज़ खाएं तमीज़ के साथ। मतलब आप खाने से मना नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं कि मिकदार में आ जाओ, मिकदार कम करें। अब देखें, क्योंकि बाहर जब हम बाज़ार में जाते हैं, हमें ये अगर हम पूरी, अब कौन यहाँ पे देसी घी में आपको फ्राई करके देगा या इस तरह की चीज़ें, अब वो हमें पता ही नहीं है कि यार वो जो ऑयल है वो किस
ग्रेड का है और वो क्या कर रहा है वो। तो ये उससे फिर और मसाइल आते हैं। और सर बार बार बाजारी तेल तो बार बार गर्म होता है, एक टेम्परेचर की हीट पे जाके जो है ना दोबारा उसके अंदर तो अजीब सी कोई कास्टिक सी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। हाँ, इसी तरह ये जो हम ये लोग बाज़ार से चाय लेके पीते हैं जी, और वो दूध पत्ती टाइप हो क्या, वो दूध में और उसके अंदर फिर वो डालता पत्ती और उसी को वो चलाया जाता है, वही हम पी रहे। फैटी लीवर का एक बहुत बड़ा कॉज दूध पत्ती भी है। सर ये मैदा भी ख़राब करता है? मैदा भी ख़राब करता है और उसके साथ फिर ये है कि ये जो मैदे वाली जितनी भी चीज़ें अदरवाइज उन्होंने बॉडी में जाकर फैट में कन्वर्ट हो जाना। लोड किस पे पड़ेगा? लिवर पे। चीनी फैट में कन्वर्ट होगी, लोड आएगा लिवर पे। तो हमें एक तो भूख रख के खाना खाएं, बिल्कुल ये नहीं कि यार बिल्कुल ही हम उसमें वो कर लें, और पानी को बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से पिएं ताकि पानी को बॉडी के टेम्परेचर मतलब पानी जैसे अब ठंडा पानी लोग पीते हैं खाने के दौरान। हाँ। अब खाना हम कहते हैं जी गरम गरम लेकर आओ, गरम रोटी लाओ। हाँ। अब जब आप ठंडा पानी पी लेंगे तो डाइजेशन स्टक कर जाएगी। अच्छा, क्योंकि आप देखें ना स्टमक का आप देखें एक टेम्परेचर, जब आप अदरवाइज अपना टेम्परेचर देखते हैं तो कहते हैं 98.6 जी ये मेरा ये नॉर्मल है, ठीक है। अब जब आपने खाना खाया अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड गया 80 डिग्री, तो वो कहाँ गया वो टेम्परेचर? अब कहते हैं -0 वाला पानी लेके आओ जी, या कोक ले आओ, पेप्सी ले आओ, जो भी है ठंडी। ठंडी अब वो पिया, डाइजेशन स्टक कर गई। उससे क्या होगा? पेट निकलेगा। अच्छा, फैट डिपॉजिट होगा। अच्छा, इससे फैट डिपॉजिट। अब आप देखें ना चाइनीज़ जो हैं वो जो इस तरह आप देखो हर वक्त गर्म पानी पी रहे हैं। जी जी जी, वो बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक रह रहे हैं। अब आजकल सर्दियाँ हैं, आजकल हमें कोसा पानी में तो कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ठंडा पानी मुफ्त तो गर्म पानी पैसों से मिलता है। यार। और यहाँ पे आप देखें ना कि आजकल जिस तरह मौसम है जी, तो हमें ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए। अच्छा, ल्यूक वार्म वाटर, ताकि आपकी बॉडी को वार्मथ मिले और बॉडी टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। अगर हम पानी ठंडा पिएंगे तो आपको एक लम्हे के लिए सर्दी लगेगी थोड़ी सी, चाहे वो टैप वाटर ही हो, उसका भी टेम्परेचर गिरा हुआ है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर वो गिराएगा। अच्छा, तो कोशिश करेंगे ल्यूक वार्म वाटर अगर हो तो वो पिएं ताकि वो बॉडी का टेम्परेचर आपका मेंटेन रहे। अच्छा सर, अब जैसे इस तरह की कोई आपको पता है बदपरहेजियाँ हो ही जाती हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं तो हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, कुछ लोग पेइंग गेस्ट होते हैं, तो बाहर खाना पीना, और ख़ास तौर पे जैसे मेरे भाई हज़रात हैं सुबह के निकले हुए होते हैं, इनको रात को भी घर का कोई पता नहीं होता, जो मिला जहाँ मिला बाज़ार मिला खा लिया, ठीक है ना। और आपको पता है इतने कोई सैलरी सबकी नहीं होती है, फिर वो जो बाज़ार में कोई ऐसे नान चने कुछ भी चीज़ें मिलती हैं यही खा के बंदा गुजारा करता है। अब सिचुएशनल अगर किसी को ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं, लिवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंसान को पता कैसे चलेगा कि ये जो मुझे कुछ सिम्टम्स हैं वो क्या है, जो मेरा लिवर फंक्शन कोई ख़राब तो नहीं हो रहा? देखिए इसके साथ थकावट वाला आंसर आएगा, तेज़ाबियत वाला आंसर आएगा, क्योंकि लिवर में बाइल बननी है। अच्छा। और गॉल ब्लैडर ने, पित्ते ने, उससे जिगर से बाइल लेके हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में और स्टमक को देनी है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करें। अच्छा। अब जब उसका लेवल बिगड़ेगा तो तेज़ाबियत वाला सेक्टर शुरू हो जाएगा। तेज़ाबियत वो जो एसिडिटी है, फिर यहाँ जलन और खट्टा पानी मुँह, फिर कुछ लोगों को बिलियस वॉमिटिंग होती है, खट्टी कड़वी। अब उसका कलर भी पीले रंग में होगा या ग्रीन रंग में होगा। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक इंडिकेशन है, ये पहचान है, ये पहचान है। सबसे बड़ा है कि उसकी डाइजेशन बिगड़ेगी। ओके। उसका स्टूल ठीक नहीं होगा, स्टूल का रंग बदल जाएगा। अच्छा। एपिटाइट ख़राब होगी, उसकी भूख कम हो जाएगी। तो थकावट वाला आंसर आना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। अब ये क्योंकि इस तरह, और इसको अगर हम बाज़ार के खाने में अगर हाइजीन का ख्याल नहीं होगा, उधर से हेपेटाइटिस ए भी पकड़ेंगे हम, बी भी पकड़ेंगे हम, ई भी पकड़ेंगे हम। सी तो वैसे ही वायरल, और ये भी सारे वायरल ही हैं। अब सी में तो वो जब अगर अल्लाह रहम करे कोई बंदा बाज़ औक़ात बी से ही सी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। अगर क्रॉनिक वो रहेगा, देर तक रहेगा, तो फिर वो सी में कन्वर्ट हो। अच्छा। और कई डायरेक्ट सी में ही फंसते हैं। और वो फिर जो है वो लिवर को एक तरह से, अब अगर आम जबान में कहें, ड्राई करना शुरू कर देगा, साइरोटिक लिवर हो जाएगा। और लिवर अगर साइरोटिक हो गया तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम फिर क्रिएट होगा। कईयों में लिवर कैंसर हो जाता है। अच्छा, सी के बाद या सी के बाद, किसी भी सी के बाद, सी के बाद, सी के बाद।
ओए होए। फिर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ेज आ जाती हैं, ये इसी तरह की अगर नहीं ट्रीट हुई हाँ और वो लिवर को उसने बिगाड़ दिया हुआ है, वो सारी ज़िंदगी के लिए फिर है जी वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में चला गया। साइरोटिक लिवर तो है वो वैसे ही, फिर वो या तो आप ट्रांसप्लांट करवाएं, अब हर बंदे के पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो जाकर ट्रांसप्लांट करवाएं। नहीं नहीं। अब इसमें आप अगर एलोपैथिक में जाएंगे उसमें भी ट्रीटमेंट है, और उसके अंदर वो कहेंगे अच्छा जी दवाओं पे भी कुछ बंदे वो सब बाजों में इतना एडवांस केस पे चला जाता है, तो कहते हैं इसके अलावा आप चारा कोई नहीं कीजिए, आप इसको आप ट्रांसप्लांट करवाएं। सर हामिद इलियास साहब, हम क्या करेंगे डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के बाद ना इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज आप ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों में सही इलाज किधर है, सस्ता इलाज किधर है और कौन सा मुफीद है, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा, और हमारे साथ डॉक्टर हामिद इलियास मसूद साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, होम्योपैथिक में बहुत इनकी रिसर्च और नाम है इनका। आज हम जिगर के बारे में पूछें, लिवर के बारे में पूछें, इन्होंने लिवर के फंक्शंस के बारे में बताया, बाहर के खानों के बारे में बताया, कॉज भी आपके शामिल करेंगे। आगे चलते हैं, मैं ये पूछना चाही थी कि फिर हम क्या परहेज़ करें, ऐसी क्या चीज़ें करें, कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस जो हैं वो ज़रूरी हम करें। तो आपने कहा बाहर के खानों से थोड़ा सा परहेज़ करें, ऑयली चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, उसके अलावा कोई ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। अच्छा। और फल अब जो जिसकी जितनी तौफीक है, मैं ये नहीं कहता कि जी आप सारे मिक्स फ्रूट्स, ठीक है, जो 2 फल खा सकता है, 1 खा सकता है, फलों को मिला के खा लें। अगर किसी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, दूसरे के पॉजिटिव के साथ बैलेंस हो जाए। अच्छा। दूसरा, खानों में जो है वही जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि फ्राइड चीज़ों को अवॉइड किया जाए। सब्जियां हम खाएं, गोश्त भी खा सकते हैं, ये नहीं कि गोश्त मना है, गोश्त भी खा सकते हैं, लेकिन सब्जी में पका हुआ हफ्ते में 1 दफ़ा खा लें। अच्छा, सब्जी डाल के पका लें। सब्जी डाल के पका लें तो वो बेहतर है। हर वक्त मुर्खुम मुसल्लम और ये गोश्त और पाए, वो आप जो देखें ना उसके अंदर वो एनिमल फैट है, ठीक है। और जिस तरह बीफ के अंदर तो और ज़्यादा वो उसका कंटेंट ज़्यादा है, तो उसको डाइजेस्ट करने में भी तो प्रॉब्लम आएगा ना फिर बॉडी को। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जो मैं शो के शुरू जो में बोल रही आप थी, कह रहे थे, सुबह की वॉक करें, नाश्ता के नमाज के बाद, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठे और उसके बाद आधे घंटे की वॉक करें। सुबह की वॉक में ये फ़ायदा है कि आपको ऑक्सीजन लेवल बेहतरीन मिलता है, वाह, साफ़ सुथरी ऑक्सीजन मिलती है। शाम की वॉक में ठीक है आप कैलोरीज तो बर्न कर लेंगे, लेकिन आपको ऑक्सीजन वो नहीं मिलेगी जो आपको सुबह के वक्त मिल रही है। बिल्कुल। शाम को वैसे भी सर पौधों सर्दियों में तो जरा सुबह सुबह सर्दी लगती है, तो जो सर्दियों की जैसी दिन में धूप निकलती है हल्की उस सी, वक्त आप उस कर टाइम लें, बैठ उस जाए वक्त, जाके। हाँ बिल्कुल उस वक्त, बल्कि धूप में अब तो खैर रवाज ही ख़त्म हो गए। अगर टाइम मिले तो 10-15 मिनट ज़रूर धूप में कमर उसकी तरफ करके बैठा जाए। बेशक आप अपने इत्ते बाजू नंगे कर लें ताकि आपको नेचुरल विटामिन डी भी मिले। विटामिन डी मिले, और हाँ। 40 प्लस के बाद तो जाके फिर ज़रा बॉडी जो है मुश्किल से एब्जॉर्ब करती है उससे, फिर हमें दूसरे तरीक़ों से वो पूरी करनी पड़ती है। मुंह पे सनब्लॉक लगा लें, हाथ पे लगा लें, मगर डी का सोर्स लें धूप में बैठ के। उसमें बैठे तो वो बेहतर है ताकि हमें वो विटामिन डी भी मिल जाएगी। वही बात आपकी, वही सारी चीज़ें वापस आ गई नेचर के करीब। नेचर के करीब, हाँ, बिल्कुल, नेचर के नेचर करीब। अब देखें मट्टी पे हाथ लगाना, मट्टी को छूना, ये सारी चीज़, अब तो वो मड से पता नहीं नहलाया भी जा रहा है स्किन को, कोई ऐसी चीज़ें भी आ गई हैं, सुना है आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना उससे है, थेरेपी कोई ट्रीटमेंट जो है वो की जा रही है स्किन की, पता नहीं क्या चीज़ उससे मिलती है। हर चीज़ जो है वो नेचर के करीब आ रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो शराब वगैरह पीते हैं लोग, ठीक है तो इस्लाम में हराम काम, सख्ती से मना किया है, मगर इतने शराबी हैं लोग, आपको मैं क्या बताऊँ। अब तो कुछ औरतें भी शराब के नशों में जो है ना पाई जाती हैं। अल्लाह सबको बचाए, मैं सीरियसली बोलूँगी, अल्लाह ताला सबको इस गंदी चीज़ से जो है ना बचाए, और उनकी सेहत जो है ना उनकी फैमिली वगैरह के लिए बचा के रखे, क्योंकि अगर उनको होश नहीं है तो बस वो तो उनके लिवर के बारे में बताएं किस तरीके से तबाह होते हैं, बर्बाद होते हैं जो शराबी होते हैं। शराबियों में सबसे ज़्यादा चांसेस है लिवर सेरोटिक है। लिवर सेरोसिस वो ख़त्म हो जाएगा, लिवर फेलियर की तरफ चला जाएगा, फेलियर की तरफ चला जाए। और ये कितने टाइम के बाद प्रॉब्लम इनको शुरू हो जाती है, पता चलना शुरू होता है? कुछ अभी बैठ के शराबी सुन रहे, हम तो 5 साल से पी रहे हैं, हम तो 10 साल से पी रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। आप एग्जैक्टली तो नहीं कोई टाइम दे सकते, लेकिन इवेंचुअली वो बंदा इसमें जाके फंसता है। अच्छा, सूनर और लेटर वो इसमें फंसेगा, या आपने लंग्स उड़ा लेगा। इसी तरह जो हैवी स्मोकर्स हैं वो, फिर एक चीज़ जो
कॉमनली भी क्या आप उसको कहेंगे, कॉमन कहेंगे, क्या कहेंगे, अब तो स्ट्रेस, हाँ किसी को इतना ज़ोर का ज़हनी सदमा आया हाँ कि उसने आपका लिवर जो है वो उड़ा लिया। ये भी है, ये भी मैंने केसेस देखे हुए हैं अच्छा कि यार कोई हिस्ट्री नहीं है और ऐसी, लेकिन स्ट्रेस इतना ज़ोर का आया, इतना ज़ोर का सदमा आया, उसने जिगर को फारिग कर स्ट्रेस की दिया, वजह से। स्ट्रेस की वजह से। सर स्ट्रेस तो पूरी एक देखा जाए तो पूरी बीमारी बिल्कुल, है जो बिल्कुल सारे बीमारी जिस्म के आर्गन्स जो है वो ख़राब कर जी, देती है, एक एक बिल्कुल, करके डैमेज करती है बिल्कुल, ना क्योंकि फिर। माइंड आप देखें ना, माइंड मेन इंजन है। अच्छा तो अगर माइंड को आप उसको को ब्लो ऐसा लगा है, हाँ नीचे बॉडी का क्या हाल होगा। सर मेरी अम्मी भी क्योंकि हकीम थी ना, तो मेरी जी। हिकमत पढ़ी थी अम्मी ने जी। सारी चीज़ें, तो अम्मी ये कहती थी कि स्ट्रेस को भी दूर करने के लिए नेचर के करीब हो जाओ। जी बिल्कुल, आप उसका- लोग तो इस बिल्कुल, बारे में हाँ, ज़्यादा हाँ, जानते यही हैं। है, यही है। जितना अल्लाह के भी करीब चले जाएं, नेचर दीन मीन्स के अल्लाह, नेचर बिल्कुल तो अल्लाह की जितना चीज़ें। हाँ, हाँ जितना अल्लाह के करीब जाएंगे उतना बेहतर। अल्लाह ही ने हमें वाह, बनाया ना, अल्लाह ने वाह। हमारी तख्लीक की है। वाह तो अब अल्लाह ने जो हमारी तख्लीक किया, तो वो कहता है मैंने बेहतरीन तख्लीक की है। वाह अब उसको पता है कि ये कितना स्ट्रेस सह सकता है। हाँ जैसे अब जापान गाड़ी बनाता है तो उसको पता है ये कितने टेम्परेचर में चल सकती, कितने में नहीं चल सकती। हाँ इसी तरह अल्लाह ने हमें बनाया हुआ ना, ये भी वाह, गाड़ी है, माशाल्लाह। तो अल्लाह को पता है ये कहाँ कहाँ क्या क्या ये कर सकता है और क्या क्या ये नहीं कर सकता। बार बार हम बहुत सारी बातों में आज क्या कह रहे हैं कि नेचर के करीब हो जाओ, नेचर के करीब हो के देखिए, आप वाकई आपके आधे तो मसाइल ठीक हो जाएंगे। अच्छा जो फैटी लिवर होता है जी इसके बारे में सुनने में आता है कि नींबू वाला पानी, हल्दी वाला पानी जी। अगर पीते हैं तो फैटी लिवर के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। जी। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल ठीक है। जैसे नीम गर्म पानी के अंदर आप नींबू डाल के इसके साथ पिएं, वो भी इसके लिए बेहतर है। यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ जाएगा नहीं सर? नहीं, आप इसके साथ देखें ना, सिर्फ उसी पर डिपेंड ना करें। अब जिस तरह हमारे ये ड्राई फ्रूट्स हैं, हाँ उनको मिक्स करके खाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत उस अच्छा। तरह करें। और फिर फलों सब्जी, ये रिवर्स हो सकता है फैटी लिवर, फैटी लिवर। अगर हम अपनी एहतियात करें, वॉक करें और खुराक को ठीक करें, बैलेंस डाइट खाना शुरू करें, तो फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है। अच्छा फैटी लिवर ट्रीटेबल जी, है, जी। ठीक है ना। और ये हम जो सुबह सुबह उठ के इस तरह की चीज़ें पीना शुरू करते हैं, सिरके वाला पानी हो गया, फिर साइडर विनेगर हो गया, नींबू वाली बात जैसे मैंने आपसे पूछी, नीम गर्म पानी में लोग सुबह जी। सुबह नहार मुँह ये सब चीज़ें जी। करते हैं, तो आप इन चीज़ों को रेकमेंड करते हैं कि ये ठीक है या फिर कोई? मैं इस तरह ये नहीं कहता कि सबके लिए ठीक है। अच्छा बाज़ चीज़ें बाज़ बंदों को सूट करती हैं और बाज़ चीज़ें बाज़ बंदों को सूट नहीं करती। अच्छा जब से कुछ लोगों को हम कहते हैं यार लीमू खा लो, हाँ या लीमू का वो कहते हैं मैं लीमू खा ही नहीं सकता, मेरा गला पकड़ा जाता है। हाँ मैं नहीं खा सकती, ठीक सही है। कह रहे हैं। कुछ अब लोगों को कुछ लोग होता हैं होगा। वो, जब मैंने अगर किसी को कहा यार आप नीम गर्म पानी में शहद डाल के पी लो, हाँ कहता सर मैं नहीं कर सकता, मुझे से ज़ुकाम लग जाता है। अब अच्छा मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार शहद तो वो कहता है जी चाहे बस, खालिश शहद है, चाहे बेरी खालिश का- शहद हो, वो कहते हैं मुझे लड़ जाता है। ओके अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यार हर चीज़ हर बंदे के लिए मुवाफिक है। अच्छा तो ये है कि किसी को मिल के उससे बात करके, जैसे कुछ या तो किसी हकीम से मिला जाए या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिला जाए, किसी उसको अपनी होम्योपैथ से history मिल बता लें, के, हाँ किसी एलोपैथ को मिल लें। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ होम्योपैथी पर डिपेंड करें या एलोपैथी पर डिपेंड करें। हाँ अगर आपको अच्छे हुक्मा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको मिलें, उनके साथ बात करें, वो आपकी बॉडी का आपको बैलेंस डाइट बता देंगे, यार आपको ये चीज़ सूट करेगी, आपको ये चीज़ सूट नहीं करेगी। सर आजकल मैंने ये जैसे शो ख़त्म होता है 11 बजे ना, तो जी। मैं घर जाके, क्योंकि वो टाइम तो लंच का भी जी। नहीं होता, तो मैं क्या करती हूँ पपीता लेके, तो उसमें ब्लूबेरीज, थोड़ा सा दही डाल के ना, तो हल्के से खजूर भी ऊपर से जो दिल करे फ्लेवर, या पिसा हुआ खोपरा डाल के, तो मैं उसी के अंदर ना आधा आधा काट देती हूँ पपीते को, और चम्मच से ऐसे पूरा दही, ब्लूबेरीज जो मुझे मिल जाए, सही। नट्स बादाम डाल के खाती हूँ। तो वो सही है, मतलब दुबले होने के लिए भी और अगर सेहत के लिए भी। अगर और अगर जिससे- आपको वो सूट कर रहा है हाँ तो मैं सर। कहूँगा ठीक है, कोई डेली की बेसिस में नुकसान तो नहीं है? थोड़ा सा चेंज कर लिया करें। चेंज कर हाँ, लिया, क्योंकि जैसे एक आपने ही- कहा हाँ, पराठा भी रेगुलर हाँ, नहीं, हाँ। तो चाहे फल भी खा रहे रेगुलर नहीं। अच्छी चीज़ें भी जो अगर हम रोज़ खाते जाएंगे ना, हाँ। वो अच्छी चीज़ भी हमारे नुकसानदेह हो जाएगी। अच्छा आप दही जब से है खाएं, लेकिन आप दही ठंडा ना खाएं, फ्रिज में से निकाल के रूम टेम्परेचर वाला खाएं। हाँ ठीक है ना? सही, हम तो मटके में बना के हाँ, बाहर रखते हैं, बाहर जी ही का ले बिल्कुल। लेते तो हैं। आप उसको वो अपने वो जो मैं पहले अर्ज की थी कि पानी को बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक पिएं। ठीक है, ठीक है ना? तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो उसको हम मेंटेन करें। हाँ तो इसी तरह यह खाना भी जो है, अब ठंडा खाना, यख ठंडा कुछ लोग डालते हैं वो फ्रीज़र में से, हाँ। और खाना शुरू कर देते हैं। हाँ वो क्या डाइजेस्ट करेगा उसको भाई, सही और बात क्या वो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू देगा?
सही बात है। तो उसको थोड़ा सा वो तो गर्म दूध हो, इसी तरह दही भी जो है, कुछ लोग कहते हैं वार्म दही आप खाएं, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। है हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार उसको थोड़ा सा गर्म करके खा लें। मैं तो कहता यार रूम टेम्परेचर पे खा लो जो आप उसके साथ है। चलो हाँ, सारी ये चीज़ें है ना। हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें नई नई कुछ बातें बताई हैं, क्योंकि हिकमत में नई चीज़ें ही होती हैं। अगर आप डिटेल में बैठे हैं, अपना कोई मसला जब किसी हकीम के पास लेके जाए ना, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको बड़े तरीके से समझाते हैं, बताते हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री, आपकी लाइफ सर्कल, लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसे बहुत सीवियर इशू हैं तो आप दिखाइए अपने करीबी जो है ना डॉक्टर को, और उसके बाद जो आइडियाज़, जो चीज़ें हमें यहाँ पर बताई गई हैं उस पर भी अमल कीजिए। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे मोहम्मद आसिम जावेद, जो कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी से हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। पहले भी हमने इनको मधु किया था, आज भी हमने किया है। आज हमने ख़ास ये मैसेज देना है आपको कि जो बाहर के खाने हम खा रहे होते हैं, जो छोटे मोटे ढाबे होते हैं ना, जिनके बारे में हमें को पता कुछ नहीं होता, गाड़ी रोकते हैं, कहीं दिखता है कोई ढाबा रुकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, कोई दाल की प्लेट खा लेते हैं, कोई सब्ज़ी की, ठीक है, कहीं से रोल, शोरमा, बर्गर, ऐसी चीज़ें हम खा लेते हैं। अब उनके अंदर कौन सा घी इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा तेल या कौन सा ऐसा चिकन या गोश्त इस्तेमाल हो रहा है, आपको क्या पता। पकने के बाद तो उसकी शक्ल अच्छी दिख रही होती है, मगर उससे पहले क्या होता है हमने थोड़ी देखा होता। वो जो देखते हैं ना, वो देखते हैं डीजी साहब अपनी आंखों से देख कर आते हैं, क्योंकि ये जाके ना छापे मारते हैं, उनको सील करते हैं। तो आज इनसे पूछेंगे कि इनकी आंखों देखा हाल क्या है, क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या क्या चीज़ें जो है लोगों को बतानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आसिम जी साहब? मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज आपने बताना है कैसी कैसी जगहों पे छापे मारे हैं आपने, और कैसी कैसी चीज़ जो है ना आपने अपनी आंखों से देखी है। मैडम, पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो फूड सेफ्टी के हवाले से आपको पता है कि हर वक्त मुतहरिक रहते हैं। 24/7 हमारी टीम्स जो है वो काम कर रही होती हैं। पिछले साल में हमने तकरीबन 10,66,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की, जिसमें घी की इंस्पेक्शंस भी थी, मीट की भी थी, मिल्क की इंस्पेक्शंस थी, इसी तरीके से फ्राइंग यूनिट्स की थी, बच्चों के स्नैक्स के यूनिट्स की इंस्पेक्शंस थी। उन इंस्पेक्शंस के दौरान जो इंतहाई मुज़र सेहत काम कर रहे थे लोग या अडल्ट्रेशन का कारोबार कर रहे थे, तकरीबन 1096 लोगों के ऊपर हमने FIRs की और 1.3 बिलियन रुपीस से ज़्यादा हमने फ़ाइन किया। और अगर हम ये जो स्क्रीन पे वीडियोस चल रही हैं, ये सारे आपके ऑलमोस्ट छापे जो आप लोगों ने पकड़े। ये फ्रिज के अंदर कितना गंदा पानी पड़ा हुआ था ऑलरेडी, और उसके अंदर गंदा गोश्त पड़ा हुआ था। ये किस तरीके का था फ्रिज? गंदा, ख़राब था? देखें, ये बहुत से ऐसे इश्यूज़ जब हम रेस्टोरेंट्स के इंस्पेक्शंस पे जाते हैं या मीट के जो यूनिट्स हैं उनके पे जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत से इस तरह के इश्यूज़ पाए जाते हैं। मीट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 4,50,000 किलोग्राम से ज़्यादा मुज़र सेहत गोश्त जो है वो हमने पिछले पूरे साल में तलफ़ किया। अच्छा। और इसके अलावा तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारी मीट के ऊपर FIRs हैं। इसका सर, वो मतलब मुज़र सेहत क्यों होता है? क्या वो मरे हुए जानवर का होता है? मुज़र सेहत से मुराद ये है कि वो शायद करीबुल मर्ग जानवर का है। कुछ केसेस में वो मरे हुए जानवर का भी गोश्त, इतने भी हमारे क्या वो किसी मरे हुए गधे की चर्बी का भी हो सकता है, घी और इस तरह? गधे के गोश्त के इंस्टेंसेस हमें नहीं मिले। हम क्लोजली तमाम फील्ड की जो टीम्स हैं उनकी इंस्पेक्शंस की रिपोर्ट्स को देख रहे होते हैं, लेकिन ये है कि वो बाज़ का एक्सपायर्ड जानवर का भी गोश्त हमने पकड़ा है। बाज़ का लाहौर में तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे ना लाहौरी सारे गधे के गोश्त से, आपको भी पता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलतुल आम बात है। गधे का गोश्त हमने जो है वो ख़ुद नहीं देखा। जो गोश्त हमने देखा 4,50,000 किलोग्राम से ज़्यादा जिसको हमने तलफ़ किया, जिसके ऊपर हमने पूरे साल में 200 से ज़्यादा FIRs की, और जिसके ऊपर हमारे जुर्माने जो हैं वो तकरीबन 200 मिलियन रुपीस के करीब हैं गोश्त के हवाले से। तो ये मुज़र सेहत चीज़ें हैं जिनका हमने जो है वो जिनके ऊपर मुनासिब एक्शन भी लिया और फ़ाइन्स भी किए, उनके ऊपर FIRs भी की। अगर हम ऑयल और घी की बात करते हैं तो ये भी एक ऐसा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों की जो ऑयल के हवाले से हैबिट्स हैं वो बड़ी ही ख़राब हैं। इस वजह से कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी
पर कैपिटा पर एनम ऑयल की कंजम्पशन है वो 24 किलोग्राम्स है और लीटर्स, जबकि दुनिया के अंदर वो 7 है। हम दुनिया से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा जो है वो ऑयल या घी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि हम ये भी ख्याल नहीं करते कि वो ऑयल या घी जो है वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी वाला है, या उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है। मार्केट के अंदर ऐसा ऑयल मौजूद है जो कि क्या कह सकते हैं कि हमारी तमाम एफ़र्ट्स के बावजूद 101 हमारी FIRs पिछले पूरे साल में ऑयल और घी के ऊपर हैं। उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे कि जो बड़े बड़े मशहूर ब्रांड्स की जो है वो कॉपी ब्रांड बना रहे थे। और हमने कसूर के अंदर, हमने बुरेवाला के अंदर, हमने खानेवाल के अंदर, हमने शेखुपुरा के अंदर बड़ी ऐसी फैक्ट्रीज़ पकड़ी कि जो कि बिल्कुल जिस तरीके से वो ऑयल या घी बना रहे थे वो इंसानी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। अच्छा। फिर हमने उनके ऊपर FIR भी की और उनके वो जो तमाम घी और ऑयल हमने वहाँ से पकड़ा, वो उसको तलब जो भी घी किया। होता है उसमें ऐसा क्या चीज़ होती है जो आपने दरियाफ्त भी किया वहाँ पे कि वो मुज़र सेहत है, वो साथ? देखिए, हम जब घी का लैब एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर विटामिन डी का होना ज़रूरी है, विटामिन ए का होना ज़रूरी है, पर ऑक्साइड वैल्यू उसकी होती है, इन तमाम चीज़ों का हम जो है वो साइंटिफिकली तज्ज़िया करते हैं। अगर किसी भी चीज़ की जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है जो कि स्टैंडर्ड्स के जो मुताबिक पैकेट्स के ऊपर लिखी हुई भी होती है घी के, तेल के, जी बिल्कुल लिखी होती है, अगर ऐसा नहीं होता तो हम उसके ऊपर फाइन तो करते सर ये चीज़ें वाकई तेल में होती हैं जो बाज़ारी तेल हम ख़रीदते हैं? जी। हमने कुछ टाइम पहले, तकरीबन 3 माह पहले, हमने जितने भी ब्रांड्स मार्केट में मौजूद थे उन सब का लैब एनालिसिस किया और उनमें से 100 सैंपल्स में से 44 ऐसे सैंपल्स थे जो फेल हुए, जो सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर फेल थे। हमने उन तमाम जो घी इंडस्ट्रीज़ थी उनके ऊपर मेजर एक्शन लिया। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर 100 डेथ्स हो रही हैं तो 100 डेथ्स में से 17 डेथ्स ऐसी हैं जो कि हार्ट डिजीज़ की वजह से हो रही हैं। हार्ट डिजीज़ यानी कि जिसे हम कहते हैं कि डेथ रेट जो है वो 17% आ रहा है। अब हार्ट डिजीज़ की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि ऑयल या घी का ज़्यादा कंज्यूम करना और जिसे हम कहते हैं कि ईटिंग हैबिट्स का ठीक ना होना। ठीक है सर, एक हम ब्रेक लेंगे क्योंकि टाइम हो चुका, फिर वापस आके इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आसिम जावेद साहब मौजूद हैं और ये आपको बता रहे हैं कि कितना ये जो बाज़ार का खाना है कितना ख़तरनाक है हमारी सेहत के लिए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा और हमारे साथ DG पंजाब मौजूद हैं। आसिम साहब हम उनसे पूछ रहे हैं कि बाहर के खाने जो हैं वो कितने ख़तरनाक है, कितने गलत हैं हमारी सेहत के लिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे आम इंसान बाहर जा रहा है, ठीक है आसिम साहब, खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में, चलता फिरता कोई ढाबा है, कहीं पे भी, हम किस तरीके से इसका जो है ना मुआयना करेंगे, हम किस तरीके से पहचान करेंगे कि यहाँ पे जो खाना पक रहा है वो सही तेल में पक रहा है, साफ़ सुथरा बन रहा है, सही है, हमारी सेहत के लिए जो है वो ख़राब नहीं है? देखिए, उसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि जब आप खाना आपके सामने आता है तो उस वक्त भी आप देख सकते हैं कि उसकी स्मेल से आपको जो है वो आइडिया हो जाता है। सर मगर इसमें तो बड़े स्पाइसेस भी डले हुए होते हैं, उस वक्त तो ये चीज़ें जब गरम गरम आता है तो भूख की शिद्दत भी इतनी होती है, पता कुछ जोरों से चलता नहीं है। ये जजमेंट करना, ये देखना खुशबू से, बिल्कुल उसको जो है ना वो देख लेना चाहिए। स्पेशली जब कोई भी मीट की कोई डिश आपके सामने आती है तो आपकी उसकी स्मेल से आपको आइडिया हो सकता है कि ये जो है ना गोश्त ठीक था या नहीं। दूसरे मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप बाहर से खाना खाने जाएं, अगर आपने मटन या चिकन जो है वो बनवाना है तो अपने सामने उसको कटवाएं, फिर उसको उसकी कढ़ाई या जो भी आपने डिश बनवानी है जी, वो करवाएं। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कम से कम ये तसल्ली होगी कि ये गोश्त जो है वो बेहतर है, ये ठीक है। और अगर समझते हैं कि ये गोश्त ठीक नहीं है तो आप जो है पंजाब फूड अथॉरिटी को 1223 के ऊपर इतला कर सकते हैं। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि जो मैं बात कर रहा था कि लाइफस्टाइल के हवाले से, खाने के हवाले से, जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें एक तो भूख रख के खाना चाहिए। कुछ ये नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल अपने आप को जो है वो गर्दन तक जो है ना पैक कर लिया खाने से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उस खाने ने, और रात का खाना स्पेशली जल्दी खाना चाहिए। रात के खाने के हवाले से यही हुक्म है कि आपने
इशा की नमाज से पहले खाना खाना है, फिर इशा की नमाज में 17 रखते हैं जब आप पढ़ेंगे तो उससे वो खाना खुद ही हज़म हो जाएगा और जल्दी सो जाना है। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे होते हैं वो ये है, मैं इससे कहूँगा कि हम उसको क्या कह सकते हैं, अपने साथ एक ज़्यादती कर रहे होते हैं कि रात को लेट खाना खाया और वैसे ही सो गए। अब वो खाना जो है बाज़ का जो हम जंक आइटम्स जो है लेट नाइट जो है वो ऑर्डर कर रहे होते हैं, इतनी वो जंक होती हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा होता है। वी डोंट नो कि उसमें गोश्त किस तरह का उन्होंने डाल के उस पिज़्ज़ा के अंदर या शवारमा के अंदर या बर्गर के अंदर हमें भेजा है, तो हम उसको खाते ही जो है वो सो जाते हैं। उसकी वजह से ये जितने अब 17% जो है वो फैटेलिटी रेट है ओवरऑल, जो कि हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ की वजह से पाकिस्तान में है। अगर 100 डेथ्स हो रही हैं तो उनमें 17 जो है वो हार्ट की वजह से हो रही हैं। उनकी एक बड़ी वजह। सर एक न्यूज़ की ब्रेक है, हम वापस आते हैं, आपको हम दोबारा कैच करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और हमारे पास डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी से जो है आसिम साहब मौजूद हैं। ये बताइएगा कि जो फ्रीज़र में खाना काफ़ी टाइम के लिए रख दिया जाता है, प्रोसेस्ड फूड होता है, वो हमारी सेहत के लिए कितना गलत है? इसमें दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि जब हम फ्रीज़र में कोई भी चीज़ रखते हैं तो उसकी क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि गोश्त के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी आपस में क्रॉस कंटेमिनेशन से जो ओवरऑल उसकी क्या कह सकते हैं कि ग़िज़ाइयत है वो अफेक्ट होती है, एक चीज़। दूसरा ये है कि फ्रीज़र में खाना रखने से जितना ज़्यादा इज्तनाब कर सकते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि खाना जो है वो 24 आवर्स के बाद उसकी वो ग़िज़ाइयत नहीं रहती जो फ्रेश खाने की होती है। इस वजह से जो हम लोग फ्रीज़र में 8-8 दिन खाना रख देते हैं, 15-15 दिन खाना रख देते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत वो नहीं रहती, वो ख़राब तो नहीं होता। इन सम केसेस कि अगर बिजली चली गई तो उस सूरत में वो ख़राब भी हो जाता है, लेकिन उसकी वो ग़िज़ाइयत नहीं रहती। तो इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन के भी इश्यूज़ हो सकते हैं, और दूसरी बात यह कि ग़िज़ाइयत भी उसकी मुतासर होती है। अच्छा, ये जो बाहर हम लोग ये खाते हैं ना, शौरमा, रोल, तो इसके अंदर जो चिकन इस्तेमाल होता है वो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम रोल खा रहे हैं उसका चिकन जो है बिल्कुल ठीक है, हम खा सकते हैं, वो ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं है? देखिए, वो जिस शेप के अंदर चिकन होता है उसको कोई बंदा जज नहीं कर सकता अनलेस के वो उसको फूड सेफ्टी का इल्म हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो। आम नज़र से उसको जज नहीं किया जा सकता। तो उसमें जो है ना वो एहतियात यही है कि जितनी भी जंक आइटम्स हैं उनसे परहेज़ करें। मैं आपकी वसातत से तमाम मदर्स से ये गुजारिश करूँगा कि बच्चों को ख़ुद घर में चीज़ें बना के खिलाएं। अगर बच्चों को फ़्रेंच फ्राइज़ की ज़रूरत है, या वो कोई चिकन खाना चाहते हैं, वो कोई मटन खाना चाहते हैं, वो कोई बर्गर खाना चाहते हैं, तो उनको घर में ख़ुद बना दें। कम अज़ कम आपको ये तसल्ली तो होगी कि आपने ख़ुद अपने हाथों से बनाया है। अब सर्दी आई है तो सबका दिल करता है मछली खाने को, तो ये घर में लोग प्लान कर लेते हैं कि फ़लानी की मछली लेकर आना है, वहाँ मछली अच्छी मिलती है, उधर की अच्छी फ्राई मछली है। तो ये आपको पता है तेल किस किस्म के होते हैं? देखिए, हम इसकी रेगुलर इंस्पेक्शंस करते रहते हैं। हम पिछले 2 माह से, जब से मछली का सीज़न आया, सर्दियों का सीज़न आया, तो हम रूटीन से तमाम मछली पॉइंट्स की, तमाम मछली के फ्राइंग यूनिट्स की जो है वो इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। हम उनके किचन को भी देखते हैं, उनके स्टोरिंग प्लेस को भी देखते हैं, उनके जो ऑयल जिसमें फ्राई कर रहे हैं उस सब को देख रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो तो हम अपनी तमाम एफ़र्ट पंजाब फूड अथॉरिटी इस हवाले से कर रहा होता है कि कहीं पे भी ऐसे मुज़र सेहत जो मछली है या फ्राइड कोई भी आइटम लोगों तक नहीं पहुंचे। लेकिन इसके साथ साथ एहतियात बेहतर ये है कि ख़ुद मछली मार्केट से लें, मछली देखें कि फ़्रेश है, उसकी आंखें आपको बता देती हैं कि वो दनसी हुई अगर होंगी तो इट मीन्स कि वो मछली फ़्रेश नहीं है। आप उसकी स्किन को टच करेंगे, स्किन को फौरी तौर पर वापस आ जाना चाहिए, ये उसकी फ़्रेशनेस की निशानी है। अगर ऐसा नहीं है तो वो मछली जो है वो फ़्रेश नहीं है। अच्छा। उसके अलावा आप उसके गिल्स को देख सकते हैं कि अगर वो ब्लैकिश या ग्रीनिश होते हैं, उसके गिल्स जो हैं, फेफड़े या गलफड़े जिसे हम कहते हैं, तो उससे भी इसका मतलब है कि वो फ्रेश नहीं है। तो आप अपने सामने मछली लेके आएँ, उसको घर में अपनी तसल्ली के साथ अपनी ज़रूरत का जो मिर्च मसाला आपने स्पाइसेस ऐड करनी है वो करने के बाद करेंगे तो आपको वो ज़्यादा टेस्ट की जो है वो लगेगी। तो इस वजह से गुजारिश ये है कि
इशू तो कोई नहीं है, इशू तो कोई नहीं है कि हम फूड सेफ्टी के तमाम पैरामीटर्स को जज कर रहे दूध होते जलेबी हैं। पे भी बात कर लेते हैं। सर्दियों में बड़ी ज़्यादा लाइनें लगी होती हैं दूध वालों की दुकान के बाहर, वो एक कढ़ाई बड़ी सी जो है ना रख लेते हैं, तो साइड पर एक तो जलेबियाँ भी बना रहे होते हैं और प्याले में दूध जलेबियाँ दे रहे होते हैं। तो वो भी बताइए वो सेहत के लिए कितना सही है कितना गलत है। अब कभी कभी दिल तो बड़ा करता है रात को ठंड हो तो ये खा के उसके बाद थोड़ी सी मूंगफली लेके बंदा खाता हुआ घर चला जाए, तो इज़ दैट ओके टू हैव? ये सही है दूध में काढ़ काढ़ के, और ये पतीले ये चीज़ें ये सब साफ़ होती हैं जहाँ पे हम ये बनवा के खा रहे होते हैं सब दूध जलेबी? देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जो फूड सेफ्टी टीम्स हैं उनका काम ही यही है कि जितना भी फूड मार्केट में है उस सब की इंस्पेक्शन करना और इंश्योर करना कि वो फूड सेफ्टी के पैरामीटर्स के ऊपर पूरा उतर रहा है। सर्दियों के सीज़न में ऑफ कोर्स के दूध जलेबी को जो है लोग पसंद करते हैं, खानी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट को आप बिल्कुल छोड़ दें। अच्छा, मार्केट में भी जो अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको खाएं। अगर कोई चीज़ फ्रेश नहीं है तो 1223 जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसके ऊपर हाँ आप हमें इतला कर सकते हैं। कहीं पे अगर कोई अडल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं 1223 तो अडल्ट्रेशन के हवाले से कोई कहीं पे आपको इशू नज़र आता है, कहीं पे अनहाइजेनिक फूड नज़र आता है तो 1223 सर पे आप कितनी देर इतला में कर पहुँच सकते हैं। जाती है आपकी इंस्पेक्शन टीम जो है? हमारी इंस्पेक्शन टीम्स जो हैं वो 1 आवर में भी पहुंच जाती हैं, 2 आवर्स में भी, लेकिन 24 आवर्स के दौरान हमने कंप्लेंट्स को एड्रेस करना होता है। थैंक यू सो मच आसिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा गाइड किया आपने, बड़े समझाने की हमें कोशिश की है कि हम जो ये बाहर के और ये प्रोसेस्ड फूड जो खाते हैं ये हमारी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक है। हमने करना ये कि अपनी सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना है। जो बाहर के गंदे खाने और जिन चीज़ों के बारे में आपको इल्म नहीं होता और बस आप ढाबे पे नाम देख के कुछ खुशबू देख के कुछ चीज़ें पड़ी देख के आपको भूख लग रही तो आप खाने के लिए चले जाते हैं। आप ये याद रखें जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होता ना तो उस गली का रास्ता ना नापा करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ये आपको अस्पताल तक पहुंचा सकता है। आपकी सेहत जो है वो 1000 नेमत है। अपना बहुत ख्याल रखें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाजरीन एक ज़बरदस्त चीज़ जो है वो मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो मैंने कहा मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ठीक है, मैं जी शुरू करने जा रही हूँ वो है एक पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट जो है वो पॉडकास्ट विद फ़िज़ा अली हम 24 न्यूज़ के तवस्सुस से ही कर रही हूँ, और आपको सोशल मीडिया पे जो है वो देखने को मिलेगा। अभी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे स्टार्स भी आप कह सकते हैं, कुछ ऐसे नामवर, कुछ ऐसे मुझे लगता है ज़हीन, कुछ समझदार, कुछ स्मार्ट ऐसे लोग हैं, कामयाब लोग हैं जिनके पॉडकास्ट के कुछ इंटरव्यूज़ जो हैं वो मैंने किए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा डिफरेंट लगा। आई होप कि ये वाला जो शेड है, ये वाली जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छी लगेंगी। होपफुली नेक्स्ट वीक से या उसके बाद से हम इसको जो है ऑन ईयर करेंगे। फिर आपकी फ़ीडबैक चाहिए होगी, आप बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा, क्या चीज़ थी, और जितने जो अभी मार्केट में जिस तरीके से लोग इंटरव्यूज़ करते हैं उससे कितना डिफरेंट है। हाँ, मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमने इसमें फ़ोकस ये किया था कि हम किसी भी सेलिब्रिटी के साथ कोई ऐसा शो नहीं करेंगे जिसमें किसी की इज़्ज़त को पामाल करें, हम किसी की पर्सनल लाइफ को ज़बरदस्ती हिट करें, हम किसी की ज़ात को ख़राब करने की कोशिश करें, हम किसी का नेगेटिव साइड उससे आपको नहीं दिखाएंगे। ये आप मुझसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिएगा। हाँ, मगर देखें किसी का भी अच्छा साइड जो है, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसका वो जो अच्छा शेड है जो आपके सामने नहीं आया वो आप तक पहुंचाऊं, आपको दिखाऊं ज़रूर। मेरे सामने एक बड़ी खूबसूरत सी जो है ना आ गई है कंज़ा आफ्ताब, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि आज उनसे स्किन के ऊपर बात करनी है तो मैं लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर कंज़ा, कैसी है? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आइए जी। माइक आपके पीछे ही वो साथ लगा लेंगे आप जब तक कि मैं ज़रा लगा हुआ आपको माइक। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आजकल आप इतने सारे शोज़ में जाती हैं और हम आपको जो है ना फिर घेरा लगा के बुला रहे होते। आज तो बहुत मुझे देखा है मैंने, बहुत बिजी जा रही हैं आप, हैं? आप लोगों का प्यार है, बुलाते हैं। कैसी जा रही क्लिनिक आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा, अभी आपकी ज़रा ऑडियो चेक हो रही है, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। जब तक कि मैं बताऊँ, आज हम स्किन के ऊपर बात करेंगे और हम आज स्किन के वो मसलों को डिस्कस करेंगे जो आम सर्दियों में लोगों को
किसी भी टाइम पे हो जाते हैं। कुछ लोगों को ड्राइनेस का इशू है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अगर वो जैसे बाहर काम करने के लिए जाती हैं तो उनके चेहरे पे जो है ना वो नरिश नहीं होता, उनको वो कहती हैं हम मॉइस्चराइज़र लगाए जा रहे हैं मगर हमारा चेहरा ग्रीस बन जाता है सर्दियों में। तो हम क्या करें, ये सारी चीज़ों के बारे में पता करने के लिए ब्रेक के बाद आ जाइए। बैक यू वॉचिंग मॉर्निंग फ़िज़ा। डॉक्टर कंजा डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे इतनी खूबसूरत है, मैं आपको बताऊं, कुछ भी कह देती हैं तो लोग कहते हैं चलो यार यही करना शुरू कर दो, खुद भी करती होंगी तो हमें मशवरा दे रही। कॉल शामिल कर सकते हैं हम आपकी। हम आज बात करेंगे वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं अपनी स्किन का, अपने आप का इतना ख्याल नहीं रख सकती, तो उनके लिए कोई ऐसी टिप्स ज़रूर बता दीजिए जिन लोगों की ड्राई स्किन है, उनको थोड़ा सा मेकअप भी करना है, सन ब्लॉक भी लगाना है, वो थोड़ा सा खूबसूरत भी लगना चाहती हैं मगर उनके चेहरे पे कभी भी वो कोई बेस वगैरह लगाती हैं तो वो क्रैक और फट जाती है बिकॉज अंदर से स्किन नरिश नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या करें वो? जी फ़िज़ा, एक तो ये आजकल सर्दियों का मौसम है और स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो रही है, सब लोगों की ड्राई हो रही है। और जो मैंने बहुत कॉमन एक प्रैक्टिस देखी है ना हमारे, बल्कि कॉमनली यही होता है कि स्किन ड्राई होती है, हम बहुत सारा मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं अपने फेस के ऊपर और फिर 2 घंटे के बाद फिर बहुत ड्राई हो जाती है, पार्च्ड हो जाती है बिल्कुल स्किन, फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और वो आप एक विशियस साइकिल में चले जाते हैं, आप मॉइस्चराइज़र डिपेंडेंट हो जाते हैं बिल्कुल। बहुत से पेशेंट्स आते हैं यही कहते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आपने इस डिपेंडेंस में नहीं जाना, आपकी स्किन इतनी हाइड्रेटेड होनी चाहिए कि आपको बार बार मॉइस्चराइज़र ना लगाना पड़े। एक्चुअली होता क्या है, जब आप ओक्लूसिव मॉइस्चराइज़र या पेट्रोलेटम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाते हैं फेस के ऊपर तो एक लेयर आ जाती है आपके फेस के ऊपर, ओक्लूसिव लेयर है, आप इन्वायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, ठीक है। और वो जो आपने एक थिक लेयर मॉइस्चराइज़र की लगाई हुई है वही आपका सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती जा रही है और आपकी स्किन ड्राई हो रही है। तो उसमें क्या करना है कि आपने इंटरनली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। जैसे हमने पिछले दिनों भी बात की थी ग्लिसरीन की, तो ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन दें, ना कि ख़ुद आपकी स्किन से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करें। तो बहुत सारे मॉइस्चराइज़र जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो ख़ुद आपकी स्किन से मॉइस्चर निकाल रहे होते हैं, आपको मॉइस्चर दे नहीं रहे होते। इसीलिए अगर जब भी आप कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और आपको लगता है कि 2 घंटे के बाद मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है, तो वो मॉइस्चराइज़र ठीक काम नहीं कर रहा। अच्छा, मॉइस्चराइज़र का एक तो पहचान बड़े से बड़े ब्रांड की भी अगर लेने के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों को समझ नहीं आती, उसकी पहचान की कोई समझ नहीं आती, क्योंकि कुछ जो है ना बहुत ग्रीसी हो जाते हैं। Exactly. और जब वो ग्रीसी हो जाते हैं तो कुछ आप जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट लोग हैं, कुछ तो कहते हैं कि एक्नी प्रॉब्लम इशू हो जाता है या वाइट हेड्स का प्रॉब्लम हो जाता है। अब अगर ये सारे इशू हो जाते हैं तो फिर ड्राइनेस से बचने के लिए जो मॉइस्चराइज़र की ये जो सिलेक्शन है वो कैसे की जाए, क्योंकि कुछ तो ये होते हैं जो रिच मॉइस्चराइज़र होते हैं जी, जो रिच मॉइस्चर के साथ, तो अब ये रिच वाले अलग हैं, एक सॉफ्ट मॉइस्चर अलग है, माइल्ड अलग है, ये किस तरह से पहचान हो ये इस तरह से है कि आपने देखना है पहले कि आपकी स्किन टाइप क्या है। एक तो एक्जिमा वाली स्किन है ना, बहुत इरिटेटेड इन्फ्लेम्ड रेड स्किन है, उस पे ऐसे मॉइस्चराइज़र काम करते हैं जो बिल्कुल ओक्लूसिव और बहुत ग्रीजी मॉइस्चराइज़र्स हों। लेकिन एक नॉर्मल स्किन या कॉम्बो स्किन, उसको बहुत ग्रीजी मॉइस्चराइज़र नहीं चाहिए। उसमें आपने देखना है ऐसा मॉइस्चराइज़र जो कि ह्यूमेक्टेंट हो, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चर दे। जैसे अभी हमने बात की ग्लिसरीन है, नाइसिनामाइड है, सेरामाइड्स वाले मॉइस्चराइज़र्स आए हुए हैं, तो ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र्स हैं, आपने इनका इस्तेमाल करना है। और इनको लगाने के बाद आपको बार बार मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सुबह लगाएं और एक रात को लगाएं और आपकी स्किन बड़ी सप्पल रहती है। दूसरी एक और चीज़ कि हमारी सर्दियों में ड्राई स्किन होती है और पाइल अप होती रहती है स्किन, डेड स्किन जो है वो आपकी स्किन के ऊपर पाइल अप होती रहती है और वाइट आपको जैसे क्या कहेंगे कि फ्लेक्स नज़र आते हैं, वो डेड स्किन है। तो जब तक हम उसको एक्सफोलिएट नहीं करेंगे आपकी ड्राइनेस का मसला हल नहीं होगा। अब एक्सफोलिएशन कैसे करनी है, पहले स्क्रब्स यूज़ होते थे, लेकिन अब बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम स्क्रब्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। कुछ लोगों को स्क्रब से एक्नी भी हो जाती है। एक्नी हो जाती है, आपको सुपरफिशियल बैरियर स्किन का ब्रीच हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है बिल्कुल। तो फिजिकल पोर्स खुल जाते हैं। पोर्स खुल जाते हैं, तो आपने कोई भी ऐसा फिजिकल स्क्रब इस्तेमाल नहीं करना। आजकल केमिकल स्क्रब्स आए हुए हैं या केमिकल पील्स आए हुए हैं, लाइक AHA BHA पील्स हैं। आप वंस अ वीक AHA पील का इस्तेमाल करें। और वो क्या है AHA लाइक ग्लाइकोलिक एसिड। अच्छा ग्लाइकोलिक एसिड पील 7% आप बिल्कुल आराम से घर में यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में कोई एक रात का इंतखाब करें, कोई संडे हो, सैटरडे हो, वीकेंड नाइट हो, तो आप लगा लें उसको। शुरू में इनिशियली सिर्फ 2 आवर्स के लिए लगाएं और वॉश ऑफ कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सुपरफिशियल ड्राई फ्लेकी स्किन है वो रिमूव हो जाती है। बहुत माइक्रोस्कोपिकली होती है, ऐसा नहीं है कि पूरी। ऑर्डिनरी वालों का जो लिक्विड में आता है वो भी लगा सकते हैं। बेस्ट है बिल्कुल।
बिल्कुल आप लगा सकते हैं। Okay. आपको उसके रेड कलर का आपको ऑर्डिनरी में जी, मिलता है। मगर सुने विंटर्स में आप बता रही हैं विंटर्स में कैन विंटर्स अप्लाई? में बिल्कुल बिल्कुल यही मैं मिथ ब्रेक करना चाहती हूँ कि हम क्या करते हैं कि एक्सफोलिएट नहीं करते, जिससे हमारी डेड स्किन जो है वो एक्यूमुलेट होती है। क्या होती है कि अच्छा। सर्दियों में आपके सारे निज़ाम थोड़े स्लो हो जाते हैं, हाँ। तो जो हमारे शेड ऑफ होने का निज़ाम होता है स्किन के वो भी स्लो हो जाता है, तो स्किन पाइल अप हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वाइट वाइट फ्लेक्स नजर आते हैं और आप समझते हैं ये खुश्की है। वो खुश्की नहीं होती, वो आपकी डेड स्किन है जो कि ऊपर इकट्ठी हो गई है। उसको जब तक आप उतारेंगे नहीं, आप ऊपर जो भी स्किन पे लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, वो आपकी स्किन तक नहीं पहुंच पा रहा, वो एक इतनी थिक लेयर ऑफ डेड स्किन में फंस के रह जाता है, तो आपकी स्किन तक कोई मॉइस्चर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए हम कहते हैं एक्सफोलिएशन इज़ अ मस्ट। अब ये जो एक्सफोलिएट करना है हमने कब कब करना है? एक वीक में वीक के बाद करना है या वीक में वंस अ हमने? वीक। बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना, लालच नहीं करना बिल्कुल भी। लालच। लालच करने से स्किन खराब हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छा। पील है। हमने हाँ। सिर्फ ऊपर वाली लेयर को, डेड लेयर को उतारना है। अगर हफ्ते में आप 3-4 दफ़ा करोगे तो आपकी नॉर्मल स्किन भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो हमने सिर्फ हफ्ते में एक दिन, इसीलिए मैंने कहा कोई क्या एक, हाथों पैरों को भी करना चाहिए? बिल्कुल आपकी पूरी स्किन रीन्यू होती है 1 महीने में। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि सर्दियों में ये थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है, तो स्किन शेड ऑफ नहीं हो पा रही होती, तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। आप कोहनियों को कर सकते हैं, हाथों को कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हाथ पाँव थोड़े से डार्क होना शुरू हो जाते हैं, डलनेस आ जाती है। बिल्कुल उसकी वजह यही है कि हमारी स्किन शेड ऑफ नहीं हो रही। तो हमने एक्सफोलिएशन करनी है, नॉट विद फिजिकल स्क्रब्स बल्कि केमिकल स्क्रब्स यूज़ करने हैं, जो कि कुछ लोगों की जो ड्राई स्किन है वो भी डायरेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं या बिल्कुल कर उनको सकते मॉइस्चर हैं, करके लगाना है? लेकिन उसके बाद उनको अच्छा मॉइस्चराइज करना बाद है, में लगाना है। बाद में लगाना है। अच्छा। और अपने आप को सन से बचाना है, सूरज से बचाना है, हीट से बचाना है, खास तौर पे पहले 1-2 दिन जब आपने पील ऑफ किया हो स्किन को। अब moisture- एक्सफोलिएट जो है वो आंख के नीचे भी लग सकता है बिल्कुल या नहीं, बिल्कुल नहीं? ओके, मैंने कहा सब बिल्कुल पूछ नहीं। के बताऊं, बाद में लगा के बैठ के तो वो हाँ जी, आपको कॉल पे बिल्कुल। पूछ आंखों रहे के होंगे। ऊपर, आंखों के नीचे, अपर लोअर आईलिड्स पे बिल्कुल बिल्कुल भी recommended नहीं। आप पील होठों नहीं लगा पे? सकते। होंठों पे आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंसंट्रेशन बहुत लो होगी। जैसे मैंने बताया कि 7% या इससे कम ग्लाइकोलिक एसिड होगा। अच्छा, ये आपने बहुत ही एक अच्छा टिप जो है वो मुझे याद आ गया कि चैप्ड लिप्स, इतने लिप्स चैप्ड हो जाते हैं, चैपस्टिक लगा रहे हैं, वही साइकिल चल पड़ता है, बार बार चैपस्टिक लगा रहे हैं और जो है ड्राइनेस है कि ख़त्म ही नहीं हो रही। हाँ। अब इसका बहुत अच्छा है कि आप ग्लाइकोलिक एसिड 7% लेंगे। बहुत सारे कमर्शियली अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, ठीक है। आप जाएंगे और 7% ग्लाइकोलिक एसिड लेंगे। क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है? क्रीम फॉर्म में भी, सीरम लें तो बेटर है, Serum, सीरम क्योंकि आपके एब्जॉर्ब होगा लिप्स के Okay, ऊपर से। अच्छा। तो आपने जस्ट ऐसे करना है कि लिप्स के ऊपर 1 लेयर ग्लाइकोलिक एसिड की लगा के और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर से उसे लॉक कर दें, एक मॉइस्चराइजर की लेयर लगा दें। आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि आपकी सारी ड्राइनेस, क्योंकि उसने सुपरफिशियल ड्राई लेयर रिमूव कर देनी है और फिर जो आपने मॉइस्चराइजर लगाया है उसे मॉइस्चराइज, डीपली मॉइस्चराइज कर देना लिप्स को। तो आप ऐसे लगेगा कि पता नहीं हाइड्रोफेशियल किया आपने लिप्स पे शायद। Oh, really? और जी। बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे सॉफ्ट हो फिर। जाएंगे, आपकी ड्राइनेस का मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल। वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। अच्छा, ये जो ड्राइनेस की वजह से लाइंस, रिंकल्स, गर्दन पे बहुत ज़्यादा लाइंस आ जाती है, आइज़ के एरिया पे विंटर्स वाले सीजन्स पे बहुत ज़्यादा लाइंस का प्रॉब्लम आ जाता है। इसके लिए क्या करें? कोई वैसलीन वगैरह लगा लिया करें क्या? वैसलीन, लेकिन मैं आपको बताऊं कैस्टर ऑयल इज़ बेस्ट अगर आप बहुत ऑर्गेनिक जाना चाहते हैं। वैसे तो हमारी बहुत अच्छी आई क्रीम्स अवेलेबल है, उसमें भी आप देखें तो कॉम्बो में होता है कैस्टर ऑयल प्लस कैफ़ीन। तो आप इसको नेचुरली घर में भी यूज़ कर सकते हैं। कैफ़ीन आप अपने टी बैग्स में से ले सकते हैं। टी बैग्स को हल्का सा सोक करके अगर आप 10 to 20 मिनट्स के लिए लगाएं रात को या मॉर्निंग में जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, तो एक तो आइज़ आपकी डीप पफ हो जाती हैं और पफिनेस ख़त्म होती है और रिंकल्स बहुत इंप्रूव होती हैं, क्योंकि कैफ़ीन कॉन्ट्रैक्ट करती है आपके मसल्स, आपकी स्किन को और पोर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, तो आपके रिंकल्स गायब हो जाते हैं। तो कैफ़ीन का इस्तेमाल करें। और कैस्टर ऑयल रात को सोने से पहले अगर आप आइज़ के अराउंड लगा लें तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही आपको बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाती है रिंकल्स के लिए? रिंकल्स के लिए। बिल्कुल। वाह, मतलब पलकों के लिए तो काम करता ही है, साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। हेयर और स्किन हेयर दोनों पे ही कैस्टर ऑयल के साइंस बेस्ड बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं और हमने खुद देखा है कि जब हम पेशेंट्स को देते हैं तो आईलैश का साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है और ये विद इन अ वीक होता है। इवन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। बालों की लेंथ अगर आपने इंक्रीज़ करनी है तो कोकोनट ऑयल और साथ में कैस्टर ऑयल अगर ये आप मिक्स करके यूज़ करें तो हमारे घर में बहुत यूज़ होता अच्छा, है। ये जो रंग साफ करने के लिए ना, हमारी अम्मी कहती थी चमेली का तेल लगाओ,
अच्छा। अब चमेली के तेल के बारे में पता नहीं लोगों को शायद इसकी रिसर्च है कि नहीं है, मगर रंग साफ करने के लिए बचपन में चमेली का वो उड़ बहुत जल्दी जाता है, उसको कैप लगा के रखना पड़ता है। ठीक। तो इस तरह से कोई ऐसी और भी कोई अगर आपको लगता है घरेलू या कोई ऐसी टिप है, थोड़ा सा रंग चमका लगे, साफ लगे, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से रंग लड़कियों का थोड़ा सा ना डार्क लगना शुरू हो जाता है। जी। फिर आपको पता है लड़कियों को तो अपना रंग बिल्कुल भी जो है ना डार्क नहीं पसंद, दे लाइक टू लुक फ्रेश, है ना। तो क्या करें उसके लिए, कुछ थोड़ा सा बता दें। पहले कॉल ले लूँ, फिर आपने ये टिप बतानी है। जवार की कॉल सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जवार। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जवार? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है जी। क्या पूछेंगे? जी हमारे छोटे बच्चे हैं 2 ना, खासकर इस मौसम में आके ना उनके चेहरे पे ना गोल गोल दाग बन जाते हैं, सफेद ना, अच्छा हल्के हल्के चेहरे पे, सिर्फ चेहरे पे और हाथों पे। अच्छा। अब ये कोई पानी का मसला है या सर्दी का मसला है या कोई और। फिर हमें किसी ने बताया कि जो बलाई नहीं होती दूध वाली, हाँ वो लगाया करे ना इनके चेहरे पे, उससे हल्के से ठीक तो हो जाते हैं लेकिन अब सही ठीक नहीं होते। अच्छा। इसके बारे में अगर मैडम को ये राय फुलबेरी देंगे या कोई- फुलबेरी वगैरह तो नहीं है ना बच्चों को? नहीं, फुलबेरी नहीं। और कितने साल के वैसे बच्चे हैं? जैसे डॉक्टर साहब छोटे- को बता दीजिए कितने साल के बच्चे हैं? एक बच्ची है वो कोई तकरीबन 4.5 साल की है, हाँ। और एक बच्चा जो है वो 8 साल का है। अच्छा, धूप में ज्यादा खेलते हैं? नहीं जी नहीं, धूप में तो कोई नहीं, सर्दियों में कौन सी धूप होती है। चले ठीक है। सिर्फ इस मौसम में आके ना हाँ। अब ये जो आप 2 महीने आप होते सुने, हैं ना, मैं डेढ़- बात कराती हूँ आपकी। ये डॉक्टर कंजा बताइएगा क्या जी बिल्कुल मसला लग रहा है? फिज़ा, ये बहुत कॉमन मसला है बच्चों में ख़ास तौर पे। अच्छा, ये ड्राइनेस ही है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि स्किन पाइल अप होना शुरू हो जाती है, तो बच्चों में भी एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाती है। ये छोटे बच्चों में ही होती है? छोटे बच्चों में होता है, ख़ास तौर पे यही 4-6 ईयर्स की एज से लेके तो 10 ईयर्स की एज तक स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, बहुत आते हैं कि, और अक्सर माएँ कहती हैं कैल्शियम की कमी हो गई है मेरे बच्चे को। इन्होंने भी ज़रूर सुना होगा, किसी ने आसपास ज़रूर कहा होगा इसको कैल्शियम की कमी हो गई है। ऐसे वाइट कलर के ना पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि ड्राइनेस के पैचेस होते हैं, उसमें फ्लेक्स भी होते हैं वाइट। आप देखें तो ऐसी स्किन उतर रही होती है, हल्की हल्की वाइट सी होती है। तो उसमें ये बड़ा अच्छा किसी ने इनको बताया है कि बिल्कुल मॉइस्चराइज करना है बच्चे को और कुछ नहीं करना। बलाई एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है। वैसे अगर आप पेट्रोलियम जेली से या किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र से उसे मॉइस्चराइज करते रहेंगे बच्चे को, तो आप देखेंगे कि वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिर्फ ड्राइनेस है, इसको हम अपनी ज़बान में पिट्रेसिस एल्बा कहते हैं। पैचेस तो नहीं पड़ जाएंगे बच्चे बड़े हों? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ना कैल्शियम की कमी है, ना कोई और बीमारी है, ये सिर्फ ड्राइनेस है। और ये थोड़ी सी स्वेयर ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से इसको हम एक्जिमा की एक किस्म कहते हैं। ये एक एक्जिमा है जो कि माइल्ड एक्जिमा है, और पिट्रेसिस एल्बा इसको कहते हैं। ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाना है और कुछ नहीं करना। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंजा, बहुत आपने साथ दिया हमारा, बड़ी चीज़ें हमें, बड़ी टिप्स बताई हैं, और आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मगर हम एक ब्रेक के बाद जो है ना आपको ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, हमारे पास ज़बरदस्त तबला प्लेयर हैं जिनका नाम है दस्तगीर अली सिंधु, और इनके वालिद साहब भी, इनके दादा जो थे वो भी जो है कवाली परफॉर्मर थे। तो आज हमारे पास जो है उनके फैमिली से ही जो है ये दस्तगीर साहब आए, सिंधु साहब आए, और आज हमें आपके सामने जो है तबला भी परफॉर्म करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक मैम। ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है। आपके फ़न का आगाज़ कैसे हुआ भाई? जी मैम, ये हमारा जो है वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। हाँ। तो मेरे जो दादा थे वो भी कवाली करते थे, मेरे बाबा भी कवाली करते थे, तो वो फिर उनसे हमें विरासत में मिला ये काम। तो बस मैं 10 ईयर ओल्ड था जब से ये मैं तबले में हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बजाता हूँ। तो मैं आपको तो तबला किससे सीखा आपने? तबला मेरे उस्ताद जी हैं, उस्ताद जुल्फ़कार, उनसे मैंने सीखा। आपकी स्पेशलिटी क्या है तबले में? यही है कि बस मैं अभी मेहनत ही कर रहा हूँ। तो बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पजीराई मिली। हम रिसेंटली मैं ऑस्ट्रेलिया में भी गया था परफॉर्म करने। हाँ। तो वहाँ पे मैंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया। वाह जी। तो मुनैश यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया, तो अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी, अपने मुल्क का नाम रोशन कर गए हैं। वाह, मेहनत करेंगे तो रंग तो आएगा ही हाँ ना। जी, चले बस। जी, सुनाए फिर हमें, हो जाए जरा। जी सही हो गया। अब हम सुनते हैं यहाँ पर दस्तगीर अली सिंधु की ज़बरदस्त तबला परफॉर्मेंस।
वाह जी वाह जी वाह जी, पूरी जान मारनी पड़ती है, पूरी जान लगानी पड़ती है, बड़ी आला परफॉर्मेंस, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा अब हम अगर आपको कोई सिचुएशन दे, अगर कोई सैड सिचुएशन, उसके ऊपर अगर तबला बजाना तो क्या परफॉर्मेंस होगी? लाइक कोई सैड सॉन्ग हो उस पे? जैसे सैड सॉन्ग हो कोई तो सही हो गया, मैं उस पर सुना देता हूँ। वैसे आप सॉन्ग चलेगा या मैं ऐसे ही सुना दूँ? आप ऐसी जैसे सिचुएशन है, आप तबला जो है ना वो उस पर आप समझे बैकग्राउंड म्यूजिक देना है आपने किसी सैड सिचुएशन पे। चलो सही हो गया, मैं सुनाता हूँ आपको। जी जी, क्या बात है भाई, ये तो बड़ा हुनर है, बड़ा चैलेंज है। आप तो बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपकी जो साथ ये जो बच्चे आए इन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी, इन दोनों की बड़ी एफर्ट है, इतनी मतलब ज़ोर ज़ोर से तालियां उन्होंने बजाई। इसकी तो बिल्कुल सेहत भी बिल्कुल नाजुक सी है, मगर उसकी ताड़ी में बड़ा जो था दम था। अल्लाह ताला आप लोग को इज़्ज़त दे, इसी तरह कामयाब करे। और अच्छा लगा आप लोग से मिलके, आपका हुनर पूरी दुनिया को दिखा के। ठीक है जी, आपसे मुलाकात करेंगे हम कल। नाजरीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह आप लोगों के किसी मसले को, किसी बात को लेके या फिर आपकी किसी रहनुमाई के लिए किसी टैलेंट को आपके सामने इस प्लेटफॉर्म में लाकर आपसे मुलाकात करेंगे। कल आइएगा ज़रूर, हमारे साथ दीजिएगा 24 न्यूज़ पे मॉर्निंग विद फिज़ा में। खुदा हाफ़िज़।